हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो पिछले वीडियो में हमने पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 5 जनवरी 2019 में हुए पेपर की। आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि आगे के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच अमंग दीज वाज द मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि बुद्धिज्म में किस लैंग्वेज में लोगों को टीचिंग्स दी जाती थी, उनको समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है पाली लैंग्वेज। तो आपको ये याद रखना है कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भारत में जन्म लिया तो बेसिकली उस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा था जब ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में, और ब्राह्मण्स मोस्टली संस्कृत में ही कॉन्वर्स करते थे। पर संस्कृत आम लोगों की लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए आम लोग ऐसे प्रिंसिपल से या टीचिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो जब गौतम बुद्धा और महावीर जैन सीन में आए तो उन्होंने ये ठान लिया कि वो आम जनता तक पहुंचेंगे, और इसका सबसे जो सख्त और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया है वो है कॉमन मासेस की जो लैंग्वेज है। और इसीलिए गौतम बुद्धा ने जो लैंग्वेज अपनाई वो थी पाली लैंग्वेज, जबकि महावीर जैन ने प्राकृत लैंग्वेज अपनाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पाली का बहुत बड़ा हाथ था, और जैनिज्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्राकृत का बहुत बड़ा हाथ है। In which language Raja Ram Mohan Roy has written his book Gifts to Monotheists? तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय को आप सब लोग जानते हैं, ही इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट रिफॉर्मर। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो राजा राम मोहन रॉय को भी कहते हैं। उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है, उनको फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा पर्शियन लैंग्वेज यानी फारसी लैंग्वेज। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो एक पॉलीलिंग्विस्ट थे, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे, पॉलीग्लॉट थे। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एक संस्थान बनाया था जिसको ब्रह्मो समाज कहते हैं, और ये बना था 1828 में। आपको ये ईयर याद रखने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हिस्ट्री में हुई है वो तो आपको ज़रूर ही याद रखनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय ने अखबार शुरू किया था मिरातुल अखबार के नाम से। तो ये सब ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें है राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से। तो अगर आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो पॉइंट्स मैंने बताया उसके अलावा कोई बातें मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं। तो मेरी टेस्ट सीरीज़ बेसिकली 3 बंडल्स में मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप अपने नीड के अनुसार उन बंडल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। पहला जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ जीएस के प्रिपरेशन के लिए है। दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ है वो सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं यूपी एचईएससी के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में, उनके बारे में। और जो तीसरा बंडल है वो है जीएस प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जीएस प्लस हिस्ट्री के दोनों सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए। तो अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे फ्रीली मैसेज करो, ठीक है। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। बलवंत राय कमिटी इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी मार्क्स नहीं खोने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, जो आपको किसी भी बुक में थोड़ा भी पढ़ने पर आपको इनके बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर है पंचायती राज। और उसके अलावा बहुत सारी और कमिटीज़ हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं, जैसे कि एलएम सिंघवी कमेटी है, जीवी के राव कमेटी है, या सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड एक कमीशन था। उसमें भी पंचायती राज के बारे में काफ़ी बातें कही गई थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना है और उनमें कभी भी मार्क्स खोने नहीं हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, मुझे थोड़ा भी सपोर्ट बहुत अच्छा लगेगा, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करो और अगर हो सके तो लाइक करो और कमेंट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which was the second most densely populated state? ओके तो बेसिकली अब तो 2021 आ गया है, नया सेंसस आने का समय हो चुका है। तो सेंसस 2011 बहुत ही जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। पर जब तक 2021 का पूरा सेंसस नहीं आता है तब तक ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर 2021 का सेंसस आ भी जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे जहाँ पे कंपैरिजन होगा कि जैसे कि इंडिया की डेंसिटी 2011 में क्या थी और 2021 में क्या हो गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। आपको मालूम होना चाहिए सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वो है बिहार, और सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे केरला है और फोर्थ नंबर पे है यूपी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको मालूम है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड यूटी कौन सा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको ये डेफिनेटली मालूम होना चाहिए सेंसस 2011 के हिसाब से मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूटी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? अब ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले बोला बलवंत राय कमेटी के टाइम पर भी, कि ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स गंवाना एक अपराध हो जाएगा, ये एक ब्लंडर हो जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सही नहीं करके आते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सवाल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। एक तो आपको पता है कि राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सिमिलरली लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट 2 जनों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही बेसिक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है 1998। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे डेट्स और ईयर्स याद रखना बहुत लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेरे लिए ये एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अपने आप में ही एक बहुत फेमस स्कीम है। इसका पर्पस ये है कि जो फार्मर्स हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं, उनको इजीली इंडियन बैंक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें, लोन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसको प्रिपेयर किया था नेबार्ड ने। नेबार्ड आप जानते हैं ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक गवर्नमेंट बैंक है, और इसके जो बनने का जो रिकमेंडेशन था वो आरवी गुप्ता जी ने दिया था। तो ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और एडिशनल नॉलेज या फिर आपको फैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल इसका आंसर है 1998। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ आपको पता है कि अलग अलग तरीके की पावर्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स। सो एग्जीक्यूटिव पावर वो पावर होती है जहाँ पे आप कोई लॉ जो ऑलरेडी बन चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हो, और ये काम करती है गवर्नमेंट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से देखें कि गवर्नमेंट का जो डे फैक्टो हेड है वो कौन है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही सारे डिसीजंस लेता है। पर जो गवर्नमेंट का डे जोर हेड है वो बेसिकली होता है प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी ऑर्डर या कोई भी चीज़ पारित होने के लिए या इम्प्लीमेंट होने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ज़रूरी है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट में लाई करती हैं। आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020? बेसिकली जब ये पेपर आया था तो ये साल पूछा गया था 2018 का, तो मैंने आज के टाइम से इस करेंट अफेयर को चेंज कर दिया, मैं 2020 के बारे में बात कर रही हूँ।
तो 2018 में भी जो स्टेट टॉप में था वो था आंध्र प्रदेश, और 2020 के भी स्टेट की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परफॉर्मेंस लिस्ट के हिसाब से आंध्र प्रदेश ही टॉप पर है। जो सेकंड और थर्ड है वो स्टेट्स चेंज हो गए हैं, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश नंबर 1 में है 2020 के हिसाब से, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है तेलंगाना, और फोर्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो आपको जो न्यू इंफॉर्मेशन है अपने आप को अप टू डेट रखना है उस इंफॉर्मेशन से, और इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज करके 2018 से 2020 कर दिया। तो आप याद रखना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और चौथा है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर के ऊपर ही था, और वो उस टाइम पे एशियन गेम्स के बारे में पूछा गया था जो उसी टाइम पे कंडक्ट किए गए थे। तो इसीलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन आप अभी के करंट अफेयर्स के हिसाब से चेंज कर लिए हैं। तो अभी का क्वेश्चन है, हु वन द फीमेल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। अभी अभी ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और आई एम श्योर जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें ये बात आराम से मालूम होगी। इस साल का जो फीमेल टाइटल है ऑस्ट्रेलियन ओपन का वो जीता है नाओमी ओसाका ने। और अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेल कैटेगरी में ये ओपन किसने जीता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो फीमेल टाइटल जीत चुकी है नाओमी ओसाका, और मेल टाइटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द वेरिएबल स्टार नेम्ड एज डेल्टा सेफाई। तो बेसिकली अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट करती तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता होता, क्योंकि ये क्वेश्चन 1784 में, यानी कि ये जो डेल्टा सेफाई वेरिएबल स्टार है ये 1784 में डिस्कवर हुआ था। अब कुछ इंडिया से रिलेटेड होता है, जैसे एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बना था, तो वो क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं हम बता सकते हैं। पर डेल्टा सेफाई एक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये मैं कहाँ पढ़ती और मैं इससे कैसे इसके बारे में जानकारी जुटा पाती। पर खैर वो जो भी है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आता, क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाती। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखते रहने चाहिए। अगर कुछ करंट में है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है जॉन गुडरिच। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखें जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चंद्रयान रोवर मिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में रहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका आंसर था 14 डेज। अभी के टाइम पे नासा का एक परसीवियरेंस रोवर मिशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन की लेडी भी एज एन एस्ट्रोनॉट गई हैं। तो इस तरीके के जो करंट में जो चीज़ें रहती हैं आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 14 डेज। चंद्रयान रोवर मिशन का टेन्योर है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। नाउ ऑटोबायोग्राफीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली सारे ही जितने एस्टैब्लिश लोग हैं या सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं या एक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड में कोई सक्सेसफुल है तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल जैसे कि नाम से भी थोड़ा समझ में आता है, ये ऑटोबायोग्राफी है दलाई लामा की। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि बंदी जीवन जो बुक है वो किसने लिखी है। बंदी जीवन का आपको मुझे नाम बताना है कि उनके राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। तो बेसिकली यहाँ पे जो कीवर्ड है वो चिल्ड्रन है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेडागोगी एंड एंड्रोगोगी। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन को सिखाने की जो आर्ट एंड साइंस होती है वो है पेडागोगी। और जब लर्नर अडल्ट होते हैं, तो आप जब अडल्ट को पढ़ाते हैं उन्हें समझाते हैं, तो वो होती है एंड्रोगोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेडागोगी, तो आंसर है ए पेडागोगी। तो ये हम लोग आ चुके हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा डू नॉट इन्वॉल्व। कुछ तरीके के डेटाज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा बेसिकली जब आप किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो तो उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, स्केड्यूल्स, ये डायरेक्टली आप लोगों से पता करते हो। बुक्स जो होता है, पुस्तकें जो होती हैं वो सेकेंडरी डेटा का हिस्सा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बुक्स। प्राइमरी डेटा डू नॉट इन्वॉल्व
बुक्स। अब लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ रिलीज्ड बाय। इस NIRF का जो मेंशन है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था और मैंने आपको हिंट दिया था कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो NIRF बेसिकली रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है UGC भी। तो इसी के संदर्भ में हमने पिछले सेशन में NIRF के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि एक और क्वेश्चन UGC रिलेटेड भी आया हुआ था इसी साल इसी पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि NIRF कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर देना है वो ये है कि NIRF की जो अभी रैंकिंग आई है उसमें जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। अगर आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में लिखो और उसका जवाब दो, आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट बात, ये वीडियो ख़त्म करते करते मुझे ये कहनी है कि कभी कभी हम लोग पढ़ाई में बिल्कुल इतने खो जाते हैं कि हमें लाइफ की और चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं रहता। एक तरीके से वो अच्छी चीज़ है, पर लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी करते हो तो आपको होपलेस नहीं होना है, आपको काम करते रहना है, मेहनत करती रहनी है और अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा ज़िंदा रखना है। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।